हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं हिमांशु बुरा और आज हम फर्स्ट वीडियो डालने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग शास्त्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एंड ये फर्स्ट वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम ये वीडियो उस टॉपिक पे लेके आए हैं जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड था, यानी फिजिक्स वाला के आईपीओ का आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है कि आपको ये आईपीओ पे सब्सक्राइब करना भी है या नहीं, और अगर कर चुके हैं तो आपको आगे के लिए इसको होल्ड करना है या लिस्टिंग गेन लेके निकलना है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बात करते हैं हम लोग 2020 कोविड की। उस टाइम पे आपको पता है इतनी डिजिटल आंधी नहीं थी जो 2020 के बाद से आज तक आप लोग देख रहे हो कि हर चीज डिजिटल हो चुकी है। मतलब लोगों आज के टाइम पे भी इवन अगर आप देखोगे तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा चल गया है। एंड जितनी भी आज के टाइम पे स्टडीज हो रही है सारी ऑनलाइन ही हो रही है, जितनी क्लासेस होती है सब ऑनलाइन होती है। उस टाइम पे क्या था, आपने देखा होगा कि लाखों रुपए की फीस पे करनी पड़ती थी अगर आपको कोई एक कोर्स करना है। जैसे अगर मैं बात करूं नीट की, तो नीट के लिए भी लोग लाखों रुपए की फीस पे कर रहे हैं और ऑफलाइन जाके सेंटर में जाकर के कोर्सेज वहां पे ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिजिक्स वाला लेकर के आए अपने कुछ ऐसे प्लान्स जो कि बहुत लो बजट भी थे और अप्रोचेबल थे हर फैमिली साइज के लिए, कि अगर कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो भी इजीली उसको कर पा रहा था। यानी कि उनके जो पैकेजेस थे वो 299, 399 एंड मेरे को लगता है जहां तक 2000 तक के भी उन्होंने पैकेज निकाले हैं, कोर्सेज निकाले ऐसे जैसे आजकल यूडेमी दे रहा है 400-500 रुपए में। लेकिन यूडेमी उस टाइम पे नहीं था, वो अब आया है। फिजिक्स वाला तब से दे रहा है और फिजिक्स वाला की जो पहचान बनी है वो शायद उन्हीं लो बजट कोर्सेज की वजह से आज फिजिक्स वाला का इतना नाम है। एंड जो अलग सर है हमारे, आप सभी लोग जानते हो, बहुत बहुचर्चित, बहुत फेमस है। अलग सर की एक खासियत थी, काबिलियत थी कि उनके अंदर स्किल्स तो थी पढ़ाने की, बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे बहुत अच्छे से शुरू से। एंड उनके अगर आप यूट्यूब पे जहां से उन्होंने शुरुआत करी है, तो अगर आप जाकर उनकी वीडियो देखोगे तो आज की डेट में लाखों सब्सक्राइबर दिखते हैं, लेकिन उन्होंने कहां से स्टार्ट किया वो चीज जाके देखना। मुझे जहां तक याद है, मैंने जो वीडियो देखी थी उनकी, तो एक छोटे से रूम में वो पढ़ा रहे थे और बाइक की जो रोशनी होती है ना, अपनी बाइक स्टार्ट करेगी उसकी उसकी रोशनी में उन्होंने एक बोर्ड पे समझा रहे थे किसी को। तो जो कि मैंने आज तक ऐसा एजुकेटर कोई देखा नहीं है जो उस फेज में जाके भी, और मतलब एक होता है ना बंदा हार जाता है कि नहीं यार मैं क्या करूंगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि रिसोर्सेज है कि नहीं, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया और वहां से आज इतने भारी वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रहे हैं। आईपीओ का साइज, वैल्यूएशन क्या रहेंगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें वैल्यूएशंस की तो 35 से 40 हजार करोड़ का वैल्यूएशन जो है इस पे आईपीओ इनका आ रहा है। बाद में बात करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। इशू साइज की बात करूं तो 3820 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से प्रोमोटर का जो है वो 700 से 750 करोड़ का पार्ट रहने वाला है और बाकी सारा ये लोग रिटेल क्यूआईबी वगैरह को देने वाले हैं। अब आपको ये देखना है कि अभी तक जो फिजिक्स वाला आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता था, अब उनके स्टॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, कि आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। एंड आपको फिजिक्स वाले का फ्यूचर कैसा लगता है उस पर डिपेंड करता है कि इनकी ग्रोथ कैसे रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको इनके आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है या लिस्टिंग गेन लेके निकलना है, और मे बी पॉसिबल लिस्टिंग गेन मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला, ये हम आगे समझेंगे इनकी जब हम पूरा इनके बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में, वैल्यूएशंस क्या है क्या नहीं है, क्या सही है कि नहीं गलत। आगे चलते हैं गाइस, ज्यादा डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं जो आप लोगों को ना कहीं पे लिख के रख लेनी चाहिए कि इस कंपनी की जो बुक रनर है ना, वो ध्यान देना कौन है। कोटक, एक्सिस, जेपी मॉर्गन, ये बड़े बड़े नाम है जो इनके बुक रनर है। एंड साथ साथ एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि बुक रनर जो है किसी कंपनी के पीछे अगर इतना बड़ा हाथ है ना कहीं कुछ देखो ऐसा है कि कंपनी के जो लिस्टिंग है ना वो खराब तो नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, जब भी कोई बड़ी बुक रनर आपके साथ है तो वहां पे आपको लिस्टिंग गेन तो मिलते हैं। कितने मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं डिटेल में, तो आपको शायद कुछ आइडिया लगे। थोड़ा सा और पहले चलते हैं 2016 में। 2016 में इन्होंने स्टार्टिंग करी थी अपने यूट्यूब चैनल से, जहां से इन्होंने धीरे धीरे स्लोली जेई और नीट की पढ़ाई इन्होंने स्टार्ट करवाई और कुछ सेंटर्स ओपन करे जहां पे इन्होंने जेई और नीट को पढ़ाना स्टार्ट किया। और वहां से अगर हम 2024 से 2025 की ग्रोथ देखें तो 2024 में इनका 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो 2025 में बढ़ करके 2886 करोड़ रुपए हो गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक साल में अचीव करना। एक फाइनेंशियल ईयर में इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाना और ग्रोथ लेके आना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी कंपनी में अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, मान लीजिए 1000 करोड़ का रेवेन्यू अगर आ रहा है, तो इट डजेंट मीन कि वो कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि जो अदर चीज है ना वो भी फैक्टर भी काउंट होते हैं। अगर एक रेवेन्यू 100 रुपए का आ रहा है और उसमें से अगर 120 रुपए खर्चे हो रहे हैं तो 20 रुपए वो कंपनी नेट लॉस में मानी जाती है। उसी तरीके से फिजिक्स वाला की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ये लोग 1131 करोड़ के घाटे में थे। और अगर मैं बात करूं 2025 की, तो वहां पे इन्होंने काफी हद तक इंप्रूवमेंट करी और अभी वो फाइनली 231 करोड़ के घाटे में रह गए, यानी कि उनके लॉसेस तो रिड्यूस हुए,
अगर लॉसेस रिड्यूस हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक्सपेंस पार्ट को कम किया है, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट में अभी प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है। प्रॉफिट नहीं कहेंगे, लेकिन लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्या पता प्रॉफिटेबल हो गए हो। अभी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। बात करते हैं कंपनी के एबिटा की। एबिटा का मतलब क्या होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड टैक्सेस। तो अगर ये चीज आप समझ जाओ कि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं। तो एबिटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के रिजल्ट जब आप देखते हो। एबिटा इनका काफी अच्छा 6.7% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। और अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं कि इनके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस किस तरीके से चलते हैं, क्लासेस कैसे चलती है, तो वहां पे अगर हम रेवेन्यूज देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो रेवेन्यू है ना, और जो साइज है, वो ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है। मतलब अगर हम दोनों के रेवेन्यू की बात करें तो 1100 करोड़ मान लो, या 1000 और 1100 करोड़ मान लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन 50-50 का रेशियो इनका रहे, 50-50 का रेशियो इनका है अभी हाल फिलहाल में। एंड सबसे बड़ी बात, फिजिक्स वाला के 4.46 मिलियन पेड यूजर्स हैं। पेड यूजर मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि इनके स्टूडेंट्स हैं इतने 4.46 मिलियन। जितना आजकल कोई बंदा सोचता है कि मेरे इंस्टाग्राम या मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो या फॉलोअर्स हो, उतने तो इनके यूजर्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत डिटेल में जाना है आपको, ताकि आपको पता लगे एक्चुअली में कंपनी आगे कितना प्रॉफिटेबल रह सकती है। गाइस, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। वो है कि जो आईपीओ के थ्रू ये लोग पैसा रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनकी डिमांड है 3820 करोड़ की डिमांड है, उसको ये यूज कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको यूजेबिलिटी नहीं पता लगेगी, आप पैसा लगाने का मन नहीं करेगा। तो अभी पैसा लगाना इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला इनका यूज होने वाला है ऑफलाइन फिट आउट्स पे, जिसमें ये लोग 460 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। सेकंड, ये लोग फंड यूज करने वाले हैं अपने जो एग्जिस्टिंग लीज है, यानी कि जो ये लोग जगह लेते हैं अपना इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, वो लीज पे लेते हैं, उसमें 548 करोड़ रुपए देने वाले हैं। 710 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है टेक एंड क्लाउड स्पेस के लिए, क्योंकि क्लाउड स्पेस सबको चाहिए, और ये तो वैसे भी एजुकेशन में है, तो इनका कितना डेटा स्टोर होता होगा, तो उसमें भी 710 करोड़ रुपए लगने वाला है कंपनी का। उसके बाद आती है इनकी सब्सिडरी। सब्सिडरी है इनकी जाइलम एंड उत्कर्ष, उसमें भी इनका काफी हद तक इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन रहने वाले इनके फंड्स के। यानी कि अल्टीमेटली ऑफलाइन सेंटर्स बढ़ाने पे एंड अपनी जो प्रेजेंस है उसको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में बढ़ाने में ये पैसा लगने वाला है। अब दिमाग आपको लगाना है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट इतने बड़े लेवल पे ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, तो वहां पे देखिए बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि क्या अभी जो फुटफॉल है स्टूडेंट्स का ऑफलाइन में, वो उतना है कि आगे सेंटर बनाने से बेनिफिट मिलने वाला है। क्या और भी कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो मार्केट में जब आएंगे तो उसका इंपैक्ट इन पे आएगा। क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है आने वाले टाइम पे एजुकेशन को लेकर, जिसमें इनके लिए दिक्कत क्रिएट हो सकती है, और स्टूडेंट्स जो है वो इनके पास ना आके कहीं और जाएंगे, या कुछ कोर्सेज में चेंज होने वाले हैं, या ये लोग अपनी फीस बढ़ा भी सकते हैं, या फीस को और रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वहां पे कहीं ना कहीं फर्क आएगा, और अगर कोर्स की फीस बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में इमेज इनकी गलत बनेगी, और वहां पे भी इनको लॉसेस आएंगे। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि आगे आपको क्या करना है इसके अंदर। मेरा ऐसा मानना है, सबसे बड़ा फिजिक्स वाला के आईपीओ में सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, वो है इनका खुद का फेस। जब भी किसी कंपनी में एक सिंगल फेस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे दिक्कत हमेशा आती ही है। इनके कुछ पास्ट एग्जांपल हम समझते हैं। यस बैंक, यस बैंक में अगर आप देखोगे तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ सिंगल फेस की वजह से आई हैं। अगर हम बात करें बायजूस की, तो बायजूस की आप केस स्टडी उठा के देखोगे, वहां भी जो इशू आया था, जो कंपनी आज खत्म हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेस की वजह से हुई है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सीसीडी। सीसीडी का एग्जांपल भी यही है कि सीसीडी का स्टॉक आपने देखा हो किस तरीके से आज की डेट में खत्म हो गया है, और किसी टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए वो सबसे ज्यादा ग्रोथ बिल्डिंग वाला स्टॉक था। सिर्फ रीजन क्या आ रहा है? सिंगल फेस। तो सिंगल फेस है अपने अलग सर का, जिसकी वजह से आज की डेट में फिजिक्स वाला का इतना बड़ा नाम हो चुका है। आई डोंट नो, एंड किसी को नहीं पता कि अगर वो कंपनी से अलग होते हैं या कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं प्रोमोटर्स और उनके बीच में, तो आने वाले टाइम में फिजिक्स वाला का क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इसके बाद सबसे बड़ा रिस्क आता है हमारा ऑफलाइन सेंटर्स का, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इससे पहले वाले स्लाइड में, कि अभी तक क्या हो रहा है कि ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, बट इनका जो आईपीओ से जो फंड रेज होगा उसका मेन हिस्सा जाने वाला है ऑफलाइन सेंटर्स का एक्सपेंशन। और उस टाइम पे जितनी भी कॉस्टिंग आएगी, कॉस्टिंग जैसे रेंट, यूटिलिटी, लोकल कंप्लायंसेस, इन सब चीजों में जो कॉस्टिंग जाने वाली है ना, ये कहां से निकलेगा? ये तो तब निकलेगा ना जब स्टूडेंट का फुटफॉल बढ़ेगा, और उसके बारे में किसी को नहीं पता आने वाले टाइम पे आपके पास स्टूडेंट्स कितने आने वाले, नहीं आने वाले। अगर नहीं आते तो जितना आईपीओ का पैसा आपने डाइवर्ट किया है ऑफलाइन सेंटर्स की ओपनिंग में, वो सारा वेस्ट ऑफ मनी है। अब आते हैं थर्ड रिस्क पे। थर्ड पॉइंट है आरपू। आरपू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट या पर यूनिट। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, देखिए अभी तक मैंने आपको इससे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इनके साथ अब आप बोलो इनका यूएसपी है
या वो यूएसपी इनको कल को लेके डूब सकता है, वो क्या है कि इनके जो कोर्सेज है वो चीप है। अगर मैं एवरेज बात करूं जो इंडस्ट्री में इनका अभी चल रहा है कि 2 लाख रुपए का अगर एक कोर्स है एवरेज, तो इनका 2 लाख से कम है, यानी 1,40,000 में इनका एवरेज जा रहा है। तो वो जो 60,000 का जो एक बचता है ना मार्जिन, वो किधर है? वो कहीं नहीं है। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, कॉस्ट का जो इनके ऊपर बर्डन आता है ना, उसकी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, एंड शायद आगे भी चीज कंटिन्यू रहे। क्योंकि अगर ये पैसा हम लोगों का आईपीओ का पैसा ये ऑफलाइन सेंटर बढ़ाने में लगाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन में इनको बच्चे ज्यादा चाहिए तो वहां पे कॉस्ट लगानी पड़ती है मार्केटिंग एंड सेल्स में, तो वहां पे भी इनका आरपू से तो कुछ बचना नहीं है, क्योंकि वो तो इनका ऑलरेडी मार्जिन लो है। तो अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे, कौन से वाले लो बजट वाले कोर्सेज बेचते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इनका आरपू आने वाले टाइम में कुछ सुधरेगा या और ज्यादा बिगड़ सकता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज फैकल्टी पोचिंग। अब ये क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा कि अगर फिजिक्स वाला की बात करूं तो लास्ट कुछ 1-2 साल में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है। कहां से? जो इनके एक्स जो टीचर्स है ना, उनके साथ ही इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ये लोग हायरिंग करते हैं नए टीचर्स की, पुराने टीचर को बाहर करते हैं, और वो लोग फिर जाकर के कुछ वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया वायरल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज जो है डाउन होती है। मुझे ऐसा लगता है इनको नए स्किल्स को हायर करने की बजाय पुराने वाले को रिटेन करना चाहिए, या पुराने वाला अगर एम्प्लॉय आपको ठीक लग रहा है, कुछ डिमांड उसकी है, तो उसको डिमांड फुलफिल करके उसको रिटेन कर लेना चाहिए, रादर देन कि आप नए टैलेंट को हायर कर रहे हो, पुराने वाले को बाहर कर रहे हो, और वो बंदा जाके आपकी वीडियो बना रहा है और आपकी ब्रांड इमेज डाउन हो रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि फिजिक्स वाला के केस में वो कहीं ना कहीं इनकी इमेज खराब कर चुका है। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है इनकी सब्सिडियरी, जिनको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जाइलम एंड उत्कर्ष। जाइलम एंड उत्कर्ष में जितना भी पैसा लग रहा है ना, उसका रिवॉर्ड अभी तक इनको मिला नहीं है। और अगेन ये लोग आईपीओ का पैसा वहां पर डाइवर्ट करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़, 700 करोड़ शायद जाइलम में जाने वाला है, एंड 200-250 करोड़ कुछ उत्कर्ष में, या जो भी इनका रेशो रहेगा, वट एवर, वो बाद में डिसाइड करेंगे। बट कुछ 1,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट वहां जाने वाला है। और जो सब्सिडीज अभी तक प्रॉफिट नहीं दे पाई है, वो आगे कैसे देंगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या इनको वहां पे पैसा डालना चाहिए भी, या प्रॉफिटेबल होने का वेट करना चाहिए फिर पैसा डालें, या अभी वो पैसा कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए। लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। आते हैं हम सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज रिफंड एंड कंज्यूमर रिटेंशन। देखिए इस इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है, हम भी एजुकेशन इंडस्ट्री में, वो लोग भी उसी में। मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने किसी को रिफंड देने का प्रॉमिस किया है, अगर कोई मेरा स्टूडेंट है और मेरी पॉलिसी ऐसी है कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मेरे से पैसा वापस ले जाओ, या व्हाटएवर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पैसा वापस करने की बात अगर कर रहे हो, और वो पैसा टाइमली वापस नहीं हो रहा है, और वो कंप्लेंट्स डाल रहा है, तो कंप्लेंट्स आजकल आपको पता है गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है एजुकेशन में। एजुकेशन में आपको अगर आपने रिफंड का कुछ बोला है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन पीडब्ल्यू के केस में ये चीजें कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं। कस्टमर को रिफंड नहीं जा रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स आ रही है, जिसकी वजह से अगेन इमेज जो है उनकी डाउन हो रही है। और ब्रांड इमेज डाउन होने से क्या होता है, अल्टीमेटली स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा, उसका कंपनी पे इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, साथ साथ कस्टमर रिटेंशन। एक स्टूडेंट को आप जो है कब तक बना के रख पा रहे हो अपने साथ में। यहां तक सुनने में आया कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करके इनके पास ज्वाइन किया, जिन्होंने, उन्होंने जब दूसरी जगह भी ज्वाइन किया या उनकी ट्रायल क्लासेस ली, तो उनको वहां ज्यादा बेटर लगा इनके पास से। तो आप कस्टमर रिटेंशन कितना कर पा रहे हो, रिटेन कर भी रहे हो नहीं कर रहे। आप बोलते हो कि ठीक है आपको वहां अच्छा लगा, पैसा वापस ले जाओ, वहां चले जाओ, लेकिन आपको नहीं पता कि वो बंदा जाके आपका नाम बदनाम करेगा अल्टीमेटली, कि भैया पीडब्ल्यू से मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, और वो लोग सिर्फ पागल बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रांड इमेज बिल्डिंग में ना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे इस वाले पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हमें इस पे भी ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं ये लोग ये चीजें सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। आते हैं सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट इज रेगुलेशंस। आपको भी पता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए रेगुलेशंस लेके आता रहता है। इन रेगुलेशंस का इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ता है कौन से कोर्सेज पे, जेई, जो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है, नीट हो गए, आपका सीबीएसई का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब पे ना बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी आई जो इनके करंट फ्लो पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, तो वहां पे इनको पूरा का पूरा अपना जो अभी करंट वाले इनका चल रहा है सिनेरियो, कोर्सेज चल रहे हैं, उनको पूरा चेंज करना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक डैमेज होगा इनके कंपनी की इमेज बोल लो, कॉस्ट बोल लो, या उनके स्टॉक के प्राइस पे। तो मुझे ऐसा लगता है रेगुलेशंस अगर नहीं आ रही तब तक तो ठीक है, अगर कोई रेगुलेशन आई जो इनके फेवर में नहीं हुई, तो दिक्कत आ सकती है। तो ये 7 पॉइंट है, ये 7 वो रिस्क फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन पीडब्ल्यू के आईपीओ में। अब एक बार बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इस कंपनी का। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भाई इस कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो कंपनी का पार्ट है वो प्रोमोटर के पास ही है, यानी कि 80.7% का हिस्सा सिर्फ अलग पांडे, प्रतीक महेश्वरी जी होल्ड करते हैं। यानी कि ये कंपनी ब्रॉडली ड्रिवन बाय प्रोमोटर ही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी जो रिमेनिंग जो हिस्सा है 19.3% का, वो इन्वेस्टर्स के पास है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी डिसीजन होंगे वो इन दोनों के होंगे। अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हुआ,
तो कंपनी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक फेस होने की वजह से चैलेंजेस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे इस कंपनी में, तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब एक बार डेटा को एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं और मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा, वो कहीं नोट कर लेना, वैसे स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। मेनली अगर हम ब्रॉडली देखें तो इनका रेवेन्यू कितना है, इनका रेवेन्यू आ रहा है 2886 करोड़ का, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से जो इनका लॉस है वो कितना है, 243.3 करोड़ का इनका नेट लॉस आया है, जो कि मैंने बताया था कि एक्सपेंस पार्ट को, रेवेन्यू आने के बाद भी एक्सपेंस पार्ट अगर ज्यादा तो लॉस आते हैं। बात करते हैं एबिटा की, तो मैंने बताया था पॉजिटिव एबिटा है, तो कंपनी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इनको एक्सपेंडिचर अपने कम करने हैं, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर उस पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए एंड करंट वाले मॉडल से पैसा बनाया जाए तो पैसा कंपनी जनरेट कर सकती है और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। 198 सेंटर्स इनके अक्रॉस, अगर हम बात करें इंडिया में तो इनके 198 सेंटर्स हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड जैसा मैंने बताया था 4.46 मिलियन पेड यूजर्स हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास डेटा सारे ऑलमोस्ट आ गए, और मैंने जो चीजें बताई आपको, जो रिस्क फैक्टर बताए 7, वो 7 रिस्क फैक्टर को अगर आप दिमाग में लेके चलो तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक है या ये स्टॉक सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपने को लेना चाहिए, या 3-4 महीने हम लोग हर 3 महीने हर क्वार्टर में इसको रिव्यू करना पड़ेगा तो अपन होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि आंख बंद करके ये ऐसा स्टॉक है कि उठाया और भूल जाओ, पैसा देगा ही देगा, ये वैसा स्टॉक नहीं है। इसको एंड करते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, पीडब्ल्यू जो है अभी तक स्टूडेंट्स के लिए तो वैल्यू फॉर मनी रहा है, बट क्या इन्वेस्टर के लिए भी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, ये तो आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। तब तक आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, 1 मिनट लगता है, कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर करना और हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहें।